नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड्स। तो देखिए, हर चैप्टर की शुरुआत में एक आर्टिकल होता है, ऐसे इसमें भी एक नन्हा सा आर्टिकल दिया हुआ है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप, मतलब क्या है, एक बच्चा है जिसका नाम है प्रभाकर और वो ब्लैक स्मिथ उसको कहते हैं, जो लोहार होता है उसको कहते हैं। मतलब ये कि एक बच्चा है प्रभाकर जो कि एक लोहार की दुकान पर है। प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। क्या कह रहा है कि भाई प्रभाकर जो है वो एक लोकल शॉप यानी कोई स्थानीय दुकान है, उसमें स्मिथ किनको कहते हैं, स्मिथ जो लोहार होते हैं उनको कहते हैं। तो जो प्रभाकर है ये एक लोकल शॉप में बैठा बैठा स्मिथ यानी कि जो लोहार हैं उनको देख रहा है। देयर वॉज आ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट। क्या कह रहा है कि भाई एक छोटी सी बेंच यानी एक छोटी सी कुर्सी टाइप की है, एक छोटी सी टेबल टाइप की है जिसके ऊपर लोहे के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, सिकल यानी कि हंसिया हो गई, ये सब रखे हुए हैं रेडी फॉर सेल और ये बिकने को तैयार हैं। A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rod into shape। क्या कह रहा है कि भाई जोरदार धाकेदार खूब तेज आग जल रही है और दो पुरुष मतलब दो आदमी हैं, वो जो धातु है, धातु की जो रॉड है उसको बार बार गर्म कर रहे हैं और उसको पीट रहे हैं। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग, लेकिन इसके बावजूद ये जो पूरा काम हो रहा है इसको देखना बहुत ही फैसिनेटिंग यानी कि बहुत ही कमाल का है। देखिए क्या होता है कि अक्सर कई सारी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा है कि जब भी कोई हैवी ड्यूटी व्हीकल होता है, जैसे कि हमारा जेसीबी हो गया या कोई भी हैवी ड्यूटी व्हीकल है, वो कोई भी काम कर रहा होता है तो लोग अक्सर रुक के उसको देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों में लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी दे रहा है। आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर, वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। क्या कह रहा है कि भाई आज के समय में हम लोग आयरन को बहुत ही साधारण तौर से एक तरीके से मान के रखा है, हम लोग ऐसे इसको यूज़ कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, और जो चीज़ें हमारी लोहे और स्टील की बनी हैं वो अब हमारे रोज़मर्रा के यानी कि डेली जो हमारा जीवन है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन दी सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। क्या कह रहा है कि भाई लोहे का जो इस्तेमाल है यही कोई 3000 साल पहले शुरू हुआ है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथ बैरियल। क्या कह रहा है कि भाई जो बहुत ही बड़ा कलेक्शन हमको मिला है आयरन के जो औजार हैं, जो हथियार हैं उनका, वो कहाँ मिला है? मेगालिथ बैरियल्स में मिला है। मेगालिथ बैरियल क्या होते हैं? मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि भाई मेगालिथ बैरियल उन जगहों को कहते थे जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे होते थे और उनके नीचे कब्रिस्तान होता था। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4, वही कह रहा है कि इसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। अबाउट 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल। क्या कह रहा है? 2500 साल पहले हमको ऐसे एविडेंस यानी कि हमको ऐसे सबूत मिलते हैं कि जो लोहे के औजार हैं उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। दीज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, इनमें क्या थे? इनमें भाई कुल्हाड़ी थी जो कि जंगल काटने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए ज़रूरी थी, जिसका इस्तेमाल होता था। एंड आयरन प्लाउ शेयर, और साथ में लोहे से बना हुआ जो हमारा हल है वो था। As we had seen, the plowshare was useful for increasing agriculture production। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में देखा कि भाई ये जो प्लाउशेयर है ये एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़फुल था। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरीगेशन। क्या कह रहा है कि भाई जो दूसरे कदम जिससे कि हम लोग अपनी उपज बढ़ा सकते हैं वो क्या है? वो है इरीगेशन यानी कि सिंचाई। The king and the kingdom you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages। क्या कह रहा है कि भाई जिन राजा और राज्यों के बारे में हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं ये सब विलेजेस यानी कि जो हमारे गांव हैं उनके सपोर्ट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। While new tools and systems of transplantation increase
प्रोडक्शन इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज। क्या कह रहा है कि भाई नए नए औजार और साथ ही में ट्रांसप्लांटेशन का जो सिस्टम है वो भी इस टाइम पे काफ़ी मशहूर होने लग गया। ये सब हमारा जब चल रहा था, इसी में जो इरिगेशन है इसने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कह सकते हो कि भाई किरदार निभाया है खेती बाड़ी की जो उपज है उसको बढ़ाने में। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड, खेती बाड़ी यानी कि सिंचाई का जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, सिंचाई के जो सिस्टम जो कि इस टाइम पे बनाए गए थे उनमें क्या क्या था, उनमें थे कैनाल, वेल, टैंक, आर्टिफिशियल लेक, यानी कि उनमें नहरें खोदी गई थी, है कि नहीं, कुएँ खोदे गए थे, टैंक बनाए गए थे, साथ ही में आर्टिफिशियली झीलें बनाई गई थी ताकि खेतों तक पानी ले जाया जा सके। If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation work are mentioned। क्या कह रहा है कि भाई अगर आप चार्ट को देखोगे तो आप ये पाओगे कि उस चार्ट के अंदर कुछ जो हमारे स्टेजेस हैं हमारे इरिगेशन के वो दिए हुए हैं। फिल इन दी रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज, हमें इनका इस्तेमाल करके बाकी सब भरने होंगे। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। सबसे पहले क्या है कि भाई राजा को पैसा चाहिए किस लिए, सेना रखने के लिए, महल बनाने के लिए और किला बनाने के लिए। तो वो टैक्स किससे मांग रहा है, इसके लिए वो टैक्स किसानों से मांग रहा है। अच्छा, नंबर 3 गायब है, हमको नंबर 3 को यहाँ से उठाना है। तो क्या हो सकता है, अब सीधी सी बात है कि भाई अगर वो किसानों से टैक्स यानी किसानों से कर ले रहा है तो जो फार्मर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी ताकि वो टैक्स दे सके। ठीक, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये है, दिस इज़ पॉसिबल विद इरिगेशन। भाई जो खेती बाड़ी है, जो उपज है वो कैसे बढ़ेगी, वो सिंचाई से बढ़ सकती है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट नंबर 5 सिंचाई से जुड़ा होगा, देख लो इसमें होगा, ये हो सकता है किंग्स प्रोवाइडेड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। जो राजा हैं उन्होंने पैसा दिया, साथ ही में सिंचाई के जो काम है उनको प्लान किया। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर हमारा, हाँ, नंबर 6 हमारा एम्प्टी है। इसमें ये होना चाहिए लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय पीपल, जो लेबर है, जो मजदूरी है वो लोगों द्वारा की गई। इसके बाद नंबर 7 हमारा इसी में दिया है, प्रोडक्शन बढ़ा, इससे कि रेवेन्यू बढ़ा। और नंबर 9 होना चाहिए ये वाला, जिससे कि फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। चलो इस तरीके से आपको ये चार्ट फिल कर लेना है। हु लिव इन द विलेजेस, गाँव में रहता कौन था। देयर वर एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या कह रहा है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में 3 काइंड, मतलब क्या है, कम से कम 3 प्रकार के लोग रहते थे। कौन कौन से थे ये, तो तमिल रीजन यानी तमिल के क्षेत्र में जो बड़े बड़े लैंड ओनर थे, यानी कि बड़े बड़े जो भूमि के मालिक थे, उनको वेल्लार के नाम से जाना जाता था। जो साधारण खेती करने वाले लोग थे उनको उझावार के नाम से जाना जाता था। और जो लैंडलेस लेबर थे, यानी कि जिनके पास में भूमि नहीं थी, जो कि भूमि रहित मजदूर थे, और जो गुलाम थे, इनको आदिमई या फिर कदाइसियार, आदिमई या फिर कदाइसियार कहा जाता था। ठीक है, तो ये तमिल का दिया हुआ है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के नॉर्दर्न हिस्से में, द विलेज हेड वर नोन एज ग्रामा भोजाका। क्या कह रहा है कि भाई नॉर्दर्न हिस्से में, देश के नॉर्दर्न हिस्से में जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्राम भोजाका कहते थे हम लोग। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। क्या कह रहा है कि आमतौर पर जो सेम परिवार के, यानी कि एक ही जो परिवार, सामान्य जो परिवार के सदस्य होते थे, वही इस पोजीशन को हेल्ड करते थे। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में, द पोस्ट वर हेरिडिटरी। जो ये पोस्ट है, जो पद है, ये हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी किनको कहते हैं, हेरिडेटरी हम लोग ऐसे गुण या ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि बाप के बाद में उनका बेटा इनहेरिट करता है। इन दी सेंस, मतलब इसका ये होता है कि भाई मान लो बाप के बाद में उसका बेटा राजा बना, फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा बना, मतलब जो भी पावर है वो जब सेम फैमिली में रहती है, सेम फैमिली में घूमती है, तो उसको हम लोग हेरिडेटरी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। द ग्रामा भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। क्या कह रहा है, जो ग्राम भोजक होते थे ये अक्सर बड़े बड़े ज़मींदार होते थे। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। आमतौर पर इनके पास कई सारे गुलाम होते थे और कई सारे लोगों को ये हायर करते थे अपने ज़मीन पे काम करने के लिए। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, इसके अलावा वो काफ़ी शक्तिशाली भी होता था। द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द विलेज। तो जो राजा है वो अक्सर उसका इस्तेमाल करता था गांव से कर लेने में। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड सम टाइम एज अ पुलिसमैन। वो अक्सर जज के तौर पर, यानी न्यायाधीश के तौर पर, और पुलिस वाले के तौर पर भी काम किया करता था।
अपार्ट फ्रॉम ग्रामा भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर। क्या कह रहा है भाई, ग्रामा भोजका के अलावा और भी कई स्वतंत्र किसान होते थे, नोन एज गिरहापतीस। इनको हम लोग गिरहापतीस कहते हैं। गिरहापतीस कौन होते थे? ये छोटे छोटे किसान होते थे। मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉल लैंड ओनर। ये छोटे छोटे क्या होते थे? जमींदार होते थे। एंड देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दासा कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड। और उसके बाद में ऐसे भी स्त्री पुरुष होते थे जिनकी कोई भी भूमि नहीं होती थी, उनको दासा कर्मकारा कहा जाता था। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाय अदर्स। और उनको दूसरों के खेतों पर पैसा, मतलब दूसरों के खेतों पर काम करके अपनी जीवनी चलानी, मतलब अपना जीवन चलाना पड़ता था। तो देखो भाई, यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, इसको आप लोग सदर्न वाले से कंफ्यूज मत करना। तमिल वाले में कौन कौन लोग हैं? तमिल वाले में हैं वेल्लार। वेल्लार कौन हो गए? वेल्लार बड़े जमींदार हो गए, ठीक। जो आम वो है हल चलाने वाला आदमी, उसको उजुआर कहते हैं। और जो लेबर है, जो स्लेव है, मतलब जो गुलाम है, उस लेवल के आदमी को हम लोग क्या आदिमई कह रहे हैं, या फिर कदाईसी यार कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो गांव का मुखिया है उसको ग्राम भोजका बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे जो नीचे है वो हमारा गृहपति कहलाता है। गृहपति छोटा किसान होता है, छोटा जमींदार होता है। ये ग्राम भोजका से कम शक्तिशाली होता है। और उसके बाद में हमारे अगले कौन है? वो हैं दास कर्मकारा, ठीक। ये वो लोग थे जिनके पास में कोई ज़मीन नहीं थी और ये काम किया करते थे दूसरों की ज़मीन पर। चलो जी, इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। क्या कह रहा है कि ज़्यादातर गाँवों में हमारे कुछ क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार हो गया, पॉटर यानी कुम्हार हो गया, कारपेंटर यानी कि बढ़ई हो गया, और वीवर यानी कि बुनकर हो गया। तो ये सब लोग भी हुआ करते थे। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। Some of the earliest work in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago। क्या कह रहा है कि भाई तमिल में किया हुआ जो शुरुआती काम है उसको संगम लिटरेचर के तौर पे जाना जाता है, और वो 2300 साल पहले उसको कंपोज यानी कि उसको तैयार किया गया था। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies। क्या कह रहा है कि भाई इनको संगम इसलिए कहते थे क्योंकि भाई ये जो काम है इनको असेंबलीज यानी कि सभाओं में तैयार किया जाता था। नोज एज संगम, जिनको कि संगम बोला जाता था, ठीक। मतलब जो सभा है उसको ये लोग संगम बोल रहे हैं, इसलिए संगम सभा में तैयार किया हुआ जो भी काम है, मतलब जो भी लिटरेचर का काम है, वो उसको संगम, उन्होंने उसको नाम दे दिया, ठीक है। चलो, ऑफ द पोएट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। क्या कह रहा है कि भाई ये जो संगम काम है, ये सभाएं रखी जाती थी जिनको कि संगम नाम से जाना जाता था, और ये कहाँ? मदुरई में होती थी। और इनमें जो पोएट्स होते, जो कवि होते थे, वो भाग लेते थे। द तमिल टर्म मैंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। क्या कह रहा है कि जो तमिल का भाई ये टर्म है हमारा, ये हमको संगम लिटरेचर के अंदर मिल जाएगा। कॉइन्स, अब हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। क्या कह रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्ववेदी हैं, उनको इन समय के, मतलब इस समय काल के बहुत से हजारों सिक्के मिले हैं। दिस पीरियड द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क कॉइन। क्या कह रहा है कि भाई जो शुरुआती सिक्के थे जो कि इस्तेमाल में कोई 500 साल तक लिए गए, ये पंच मार्क्ड कॉइन होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन, पंच मार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप। क्या कह रहा है कि भाई जो पंच मार्क कॉइन थे वो अक्सर, मतलब आमतौर पर रेक्टेंगुलर होते थे, कभी कभी वो स्क्वायर भी होते थे, और वो राउंड यानी कि गोल शेप में भी पाए जाते थे। ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबुलस अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। क्या कह रहा है कि भाई इनको अक्सर जो मेटल, एक बहुत बड़ी मेटल की कोई शीट से काट कर निकाला जाता था, काट कर बनाया जाता था, या फिर तो किसी गोल मेटल की बॉल को फ्लैटन यानी कि उसको चपटा करके इन सिक्कों को बनाया जाता था। दी कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब, ये जो कॉइन है इन पे इंस्क्रिप्शन यानी कि इन पे कोई भी चीज़ गोदी नहीं जाती थी, बट दे वर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। लेकिन इन पे स्टैम्प लगाई जाती थी यानी कि मोहर लगाई जाती थी डाई का इस्तेमाल करके,
या फिर पंच। पंच का मतलब क्या होगा कि भाई आपने कोई हथौड़ा वथौड़ा कोई भारी चीज़ ली, उसके ऊपर आपने कोई चीज़ ड्रॉ कर दिया, या फिर कोई भी चीज़ है जिसका शेप बना हुआ है, अब आप उसको कहीं पे भी मारोगे जोर से तो वो शेप वहाँ पे छप जाएगा, नहीं छप जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे इसमें इस्तेमाल हो रहा है। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन, इसीलिए इनको पंच मार्क कॉइन के नाम से जाना जाता था। These coins are found over most part of the subcontinent and remain in circulation till early century CE। क्या कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पंच मार्क कॉइन हैं ये सब कॉन्टिनेंट के हमको तकरीबन हर हिस्से में या ज़्यादा हिस्से में देखने को मिल जाएंगे, और ये अर्ली सेंचुरीज तक हमारे काफ़ी ज़्यादा क्या हैं इस्तेमाल में रहे हैं। मतलब आप लोग देख सकते हैं ना, ऊपर दिया है कि ये 500 सालों तक चलन में रहे थे, तो ये उसी टाइम के आसपास तक चलन में रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी के आसपास इनका चलन रहा था। अदर मीन ऑफ एक्सचेंज, रीड द शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। क्या कह रहा है कि भाई ये छोटी सी पोएम है संगम कलेक्शन, इससे आप पढ़ो, इससे आपको क्या भाई कैसे एक्सचेंज जो होता था उस टाइम उसका थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। As they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long road in the cars through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchant leave the city empty। क्या कह रहा है कि भाई जो लोग हैं वो अपना वाइट पैडी यानी कि सफ़ेद जो है वो चावल लेके जा रहे हैं, किस लिए, ताकि वो नमक से उसको बदल सकें, मतलब उसके बदले नमक ले सकें। और कह रहा है कि भाई जो लोग हैं वो लंबे लंबे रास्ते जाया करते थे अपनी गाड़ी पे अपना जो चावल है उसको लाद करके, और जो चावल है वो मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी की तरह एकदम चमका करता था। पूरा परिवार साथ में जाता था क्योंकि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहता था। और जब भी जो ये सॉल्ट मर्चेंट है, मतलब ये जो नमक का व्यापारी है, जब भी किसी भी शहर से जाता था तो पूरे शहर को खाली करके जाता था। इन दी सेंस इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो सॉल्ट मर्चेंट से बहुत सारा सॉल्ट लेते थे और उसके बदले बहुत सारा खाना यानी बहुत सारा पैडी सॉल्ट मर्चेंट को बेच दिया करते थे। ठीक है, तो ये है इसका पूरे का मतलब। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटीफुल अलॉन्ग द सी कोस्ट, जो सॉल्ट यानी कि जो नमक है वो समंदर के किनारे काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। देखो अब क्या है कि भाई अब हम सभी के लिए मतलब अब हम सभी सॉल्ट का नमक का यूज़ करते हैं, घरों घरों तक पैकेट आता है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना। पहले जो व्यापारी होते थे वो लाद लाद कर नमक लाया करते थे दूर दूर से, और तब समंदर से ही मतलब समंदर के पानी से ही नमक को बनाया जाता था। ठीक, तब जो सॉल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कीमती हुआ करता था। अब जो है अब तो उसकी ज़्यादा वैल्यू रही नहीं, लेकिन पुराने टाइम पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशियस होता था। सिटीज़ एक सेकंड रुक जाइए। व्हाट आर द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ, मतलब जो मर्चेंट हैं वो क्या एक्सचेंज करने का प्लान करे, तो भाई उन्होंने क्या एक्सचेंज किया, उन्होंने चावल एक्सचेंज किया है सॉल्ट के लिए। ठीक, हाउ आर दे ट्रैवलिंग, वो कैसे सफ़र करें, तो वो कार्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, वेरी ऑफन यानी कि अक्सर अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ रीज़न, कोई भी एक सिंगल टाउन कई सारे कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बन जाता था। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा, चलिए अब हम लोग मथुरा का उदाहरण देख लेते हैं। मथुरा हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो। क्या कह रहा है कि भाई जो मथुरा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेटलमेंट 2500 सालों तक रहा है, मतलब उससे ज़्यादा समय तक रहा है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। क्या कह रहा है कि भाई जो मथुरा है वो इतना महत्वपूर्ण, वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये दो जो ट्रैवल और जो ट्रेड यानी कि जो व्यापार के रूट थे, जो रास्ते थे, उनके बीच में पड़ता था, उनके क्रॉस रोड पे पड़ता था। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये रास्ते कहाँ, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ को जाया करते थे। मतलब ये कि भाई ये मान लो रास्ते हैं, एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है, और जो मथुरा है वो इधर ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, चलो जी। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, सिटी यानी कि शहर के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी थी, यानी कि खूब दीवारें उठी हुई थी। एंड सेवरल श्राइन्स, और बहुत सारी श्राइन्स बनी हुई थी। श्राइन मतलब जहाँ पे हम लोग पूजा वूजा करते हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन दी सिटी, जो फार्मर थे, जो किसान थे, जो चरवाहे थे, वो शहर के लोगों के लिए खाना मुहैया कराया करते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीम फाइन स्कल्पटर वर प्रोड्यूस, मथुरा एक हमारा क्या है, सेंटर है जहाँ पे बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास। क्या कह रहा है कि भाई 2000 साल पहले, यही कोई 2000 साल पहले मथुरा जो है वो कुशाना की दूसरी राजधानी बन गई।
अबाउट whom यू वुड रीड, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, मथुरा जो है वो एक रिलीजियस यानी कि भक्ति का केंद्र था। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यहाँ पे बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध की मोनेस्ट्री, बुद्ध के मंदिर वंदिर कह सकते हो, बुद्ध के स्कूल या मोनेस्ट्री थे। जैन श्राइन, जैन्स के जहाँ पे पूजा करते हैं वो जगह थी। एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, और साथ ही में कृष्ण की पूजा का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। सेवरल इंस्क्रिप्शन on the surface such as stone slab and statues have been found in the मथुरा। क्या कह रहा है कि कई सारे हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, किनके ऊपर? पत्थरों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, आमतौर पर ये छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन होते हैं। रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय द मैन, जिनमें पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी दिया हुआ तोहफा है उसको उसमें लिखा जाता था। टू मोनेस्ट्री एंड श्राइन, मतलब ये कि भाई किसी भी मोनेस्ट्री, किसी भी श्राइन को क्या तोहफा किसी व्यक्ति या किसी महिला ने दिया है वो इन जो मूर्तियाँ इनके ऊपर गुदवा दिया जाता था। दीज वर मेड बाय द किंग्स एंड द क्वींस, ये राजा रानी द्वारा बनवाए जाते थे, अफसरों द्वारा बनवाए जाते थे, मर्चेंट यानी व्यापारी द्वारा बनवाए जाते थे, और जो क्राफ्ट पर्सन थे जो कि शहर में रहते थे उनके द्वारा ये सब बनाए जाते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स। क्या कह रहा है कि भाई जो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं इनके अंदर गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वीवर यानी कि बुनकर, बास्केट मेकर यानी कि टोकरी बनाने वाला, गार्लैंड मेकर यानी कि जो फूलों की माला होती है वो सब बनाने वाला, और परफ्यूमर्स यानी कि परफ्यूम बनाने वाला, इन सब के बारे में चर्चा है। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन मथुरा, मथुरा में रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशन यानी कि जो भी उनका पेशा है उसकी लिस्ट बनाओ। तो ये आप देख सकते हो जो ऊपर दिया हुआ है। लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या कह रहा है? अच्छा, कह रहा है कि इनमें से एक ऐसा आपको क्या करना है, कोई ऑक्यूपेशन बताना है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था। तो भाई हड़प्पन के अंदर हमको क्या, हमको परफ्यूम वाले नहीं मिले हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। चलो जी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, NBPW। NBPW is a hard wheel made metallic looking wear with a shiny black surface। क्या कह रहा है? NBPW एक बहुत ही सख्त पहिए से बनाए जाने वाला धातु जैसा दिखने वाला बर्तन होता था, और इसकी काली बहुत ही चमकदार सतह होती थी। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द earthenware टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज क्लीन विच रिजल्ट्स इन। क्या कह रहा है कि भाई जो कुम्हार है वो इस मिट्टी के बने हुए बर्तन को अपनी जो भी चिमनी है, मतलब जो भी भट्टी है, उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पकाता था, जिसका रिजल्ट ये होता था द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। इसका रिजल्ट क्या होता था कि उसकी जो बाहरी सतह होती थी वो ब्लैक यानी कि काली पड़ जाती थी। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, इसके ऊपर बहुत ही बारीक काले रंग की परत भी चढ़ाई जाती थी। विच गेव द पोएट्री अ मिरर लाइक शाइन, जिससे कि जो पोएट्री, जो बर्तन है, उसको शीशे जैसी चमक मिल जाती थी। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर क्राफ्ट। क्या कह रहा है कि हमको भाई क्राफ्ट के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। These include extremely fine poetry known as Northern Black Polish Ware, NBPW. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent। क्या कह रहा है कि भाई हमको क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाने, जो भी कोई मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग क्राफ्ट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई हमको क्राफ्ट के भी सबूत मिले हैं। सबूत में क्या है कि भाई अभी जिसके बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है NBPW के बारे में, ये क्या था, है तो बर्तन की नहीं है कि नहीं, बर्तन है ना। तो भाई हमको ये NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। ये कहाँ, ये ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट में मिलता था, इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। ये और कई सारी चीज़ें हमको मिली हैं। रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मैनी क्राफ्ट में नॉट हैव सर्वाइव। क्या कह रहा है, याद रहे कि कई सारे हमारे जो क्राफ्ट के चीज़ें हैं, मतलब क्राफ्ट की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट दी मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पॉर्टेंट। हमको टेक्स्ट यानी कि हमको जो भी लिखा हुआ मिला है उससे ये पता चला कि कपड़े की जो बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। देयर आर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुराई इन साउथ। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर।
और कपड़ा बनाने के लिए वाराणसी और मदुरई जो कि नॉर्थ और साउथ में पड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे और इस काम में स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। रूल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। These rules are from the Ardhashastra mentioned in chapter 7. They are describe how spinning and weaving could be done in the workshop under the supervision of the special officer। क्या कह रहा है कि भाई अर्थशास्त्र जो किताब, अर्थशास्त्र जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा था, आपको याद होगा अर्थशास्त्र के अंदर किसके विचार लिखे हैं? कौटिल्य, जिनको कि हम लोग चाणक्य कहते हैं, उनके विचार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अंदर स्पिनिंग और वीविंग के जो नियम हैं वो दिए हुए हैं कि कैसे किस प्रकार से खास अफसरों के सुपरविजन में ये काम वर्कशॉप्स के अंदर होता था। Widows, young women who are differently abled, nun, mother of the courtesans, retired women, servant of the king, women who have retired from the service in temple may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। क्या कह रहा है कि भाई जो विधवा होती थी, जो जवान लड़कियां होती थीं, जो कि अपंग होती थीं, जो नन्स लोग कहते हैं, जो कि चर्च में सिस्टर्स काम नहीं करती, उनको हम लोग नन कहते हैं। और साथ ही में जो कॉर्टिज़न यानी कि दरबार में काम करने वाले दरबारियों की जो माताएं होती थीं, जो रिटायर्ड महिलाएं होती थीं, जो कि कभी राजा की सेवक हुआ करती होंगी, वो महिलाएं जो कि किसी मंदिर के काम से रिटायर हुई हों, इन सब का इस्तेमाल, मतलब ये सब काम करते थे किसका? वुल जो ऊन होता है उसको प्रोसेस करने का, साथ ही में वुल, बाक, कॉटन, हैम, फ्लैक्स, इन सब को प्रोसेस करने का ये काम किया करते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क। उनको उनके काम के क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट दी जाती थी। वुमेन्स हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश वर्क बैक टू हिम। क्या कह रहा है? वे महिला जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, वो अपनी मेड यानी अपनी नौकरानियों से जो कच्चा माल है उसको मंगा लिया करती थी और तैयार करने के बाद में वापस उन्हीं के थ्रू भेज दिया करती थी। Women who can visit the workshop should go at the dawn to give their work and receive their wages। क्या कह रहा है कि भाई वो महिलाएं जो कि वर्कशॉप में विजिट कर सकती हैं, वो डॉन के टाइम जाया करती थीं और अपने काम को वहाँ पे जमा करके जो भी उनका पैसा बना, जो भी तनख्वाह है, उसको लिया करती थीं। There should be enough light to examine the work। भाई काम को एग्जामिन करने के लिए पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। इन केस द सुपरिंटेंडेंट लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। और अगर जो सुपरिंटेंडेंट है यानी कि जो काम रिसीव करने वाला व्यक्ति है, अगर वो महिला को देखता घूरता है, उनसे काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करता है, तो उसको सज़ा दी जाती थी। If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumb can be cut off। क्या कह रहा है? अगर कोई महिला अपना काम नहीं कर पाती है तो उसको फाइन देना पड़ सकता है और हो सकता है उसके अंगूठे भी काट दिए जाते हों। तो ये हमारा आर्टिकल है और ये उन आर्टिकल्स जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन्स हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिंटेंडेंट। तो आर्टिकल में ऊपर आपको कई सारी महिलाएं दी हैं, जैसे कि विधवा हो गई, दरबारियों की माताएं हो गई, रिटायर्ड नौकरानियां हो गई, टेम्पल में काम करने वाली जो रिटायर्ड महिलाएं हैं वो हो गई, नन्स हो गई। ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा काम करते वक्त? तो जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ा होगा। देखिए, समय कोई भी हो, समाज जैसा भी हो, महिलाओं को अक्सर समस्या का सामना करना ही पड़ता है। चलिए, Many craft person and merchant now formed association known as शेरनीस। क्या कह रहा है कि भाई कई जो क्राफ्ट पर्सन हैं, कई जो व्यापारी हैं, उन्होंने एसोसिएशन यानी कि उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं गुड टाइप के बना लिए थे, जिनको शेरनी के नाम से जाना जाता था। दी शेरनीस ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। ये जो शेरनी थे हमारे क्राफ्ट पर्सन के, ये ट्रेनिंग यानी कि किस प्रकार से कोई काम करना है उसका प्रशिक्षण दिया करते थे। प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है उसको लिया करते थे। एंड डिस्ट्रीब्यूट फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो ख़त्म हुआ माल है उसको दिया करते थे। देन शेरनीस ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइजर ट्रेड। उसके बाद में जो शेरनी है व्यापारियों की, वो व्यापार किया करते थे।
शेरनी ऑल्सो सर्व एज बैंक, जो शेरनीज हैं ये बैंक के तौर पे भी काम किया करते थे, जहाँ पर जो रिच महिलाएं और जो पुरुष हैं वो अपना पैसा जमा कर सकते हैं। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टेड वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। क्या कह रहा है, इनका मतलब जो पैसा भी जमा होता था इनका इन्वेस्ट मतलब इनको इन्वेस्ट किया जाता था, और जो भी उससे इंटरेस्ट आता था वो जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है उसको लौटा दिया जाता था, या फिर उसका इस्तेमाल जो ये धार्मिक संस्थान थे जैसे कि मोनेस्ट्रीज हो गई, इन सब के लिए मतलब इन सबको चलाने के लिए किया जाता था। अ क्लोजर लुक Arikamedu. फाइंड Arikamedu इन पौंडीचेरी ऑन मैप 7 पेज 87। क्या कह रहा है भाई, पेज नंबर 87 खोलिए, आपको वहाँ पे मैप नंबर 7 दिखेगा, उस पर आपको पुडुचेरी के अंदर जो अरिकामेडु है उसको ढूंढना है। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो अरिकामेडु वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। क्या कह रहा है कि भाई यही कोई 2200 और 1900 साल पहले जो अरिकामेडु है ये एक कोस्टल यानी कि ये एक तटीय क्षेत्र होता था, तटीय सेटलमेंट होता था, जहाँ पे जहाज अपने सामान जो भी दूरी से लाए हैं उसको उतारा करते थे। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site। इस साइट यानी इस जगह पर एक बहुत बड़ा ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर जो कि हो सकता है किसी प्रकार का वेयर हाउस हो, वो हमको यहाँ से मिला है। अदर फाइंड इंक्लूड पोएट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरिए tall double-handled jar that combined liquids such as wine or oil and stamped red glazed pottery known as Aretine ware, which was named after a city in Italy। क्या कह रहा है, कहाँ समझाना था, अच्छा यहाँ से आपको समझाना था। यहाँ पे भाई और भी पोएट्री यानी कि और भी बर्तन मिले हैं, कहाँ से, मेडिटेरियन रीजन के। जैसे कि हमको मेडिटेरियन रीजन का क्या मिला है, एम्फोरिया मिला है, ये डबल हैंडेड जार होता था जिसके अंदर जो हमारे तरल हैं जैसे कि वाइन और ऑयल वो रखे जाते थे। और स्टैम्प्ड रेड ग्लेज यानी कि लाल पके हुए जो हमारे बर्तन हैं वो भी मिले हैं, जिनको कि एराटाइन वेयर के नाम से जाना जाता था, और ये इटली में एक शहर है उसका नाम ये था। दिस वॉज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। इसको कैसे बनाते थे, इसको जो गीली चिकनी मिट्टी है उसको स्टैम्प्ड यानी कि ये मोहरनुमा जो मोल्ड है, जो ढांचा है, उसमें डाला जाता था। देयर वॉज येट अनदर kind of pottery which was made locally through Roman designs were used। क्या कह रहा है कि भाई इसके अलावा एक और प्रकार की पॉटरी थी, यानी एक और प्रकार से बर्तन बनाने का तकनीक बर्तन थे जिनको कि स्थानीय तौर पे बनाया जाता था, और इसके लिए जो रोमन डिज़ाइन है उनका इस्तेमाल होता था। रोमन लैम्प ग्रास वेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। इन साइट्स पर जो रोमन की बनाई हुई जो लैम्प हैं, जो लालटेन है, साथ ही में जो कांच के बने हुए बर्तन हैं, जो हीरे जवाहरात हैं, वो सब भी मिले हैं। स्मॉल टैंक हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स। क्या कह रहा है कि भाई छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं, शायद वो डाइंग वैट के तौर पे यानी कि उनमें डाई भर के डाई करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता हो। यूज्ड टू ड्राई क्लोथ, इनका इस्तेमाल किस लिए, कपड़ों को डाई यानी कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता होगा। भाई टैंक में रंग भरे, उसमें कपड़ा डाल दिए, हो गया रंगीन। There is plenty of evidence for making of bead from semi precious stones and glass। यहाँ पे कई सारे एविडेंसेस यानी कई सारे हमको सबूत मिले हैं जिससे कि हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो कीमती हमारे पत्थर या कीमती जो हमारे कांच होते थे उनसे बीड यानी कि मोती बनाया जाता था। लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देयर वर कॉन्टैक्ट विद रोम। क्या कह रहा है कि उन सबूतों को लिखो जो इस तरफ की ओर इशारा करते हैं कि उस समय रोम के साथ में कोई संपर्क था। तो भैया उनकी जो पोर्ट्री डिज़ाइन नहीं थी वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। एन अकाउंट बाय अ ग्रीक सेलर द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा द ग्रीक नेम ऑफ बोर्च। क्या कह रहा है कि भाई एक ग्रीक सेलर हैं, उनके द्वारा एक अकाउंट लिखा गया है, उसको अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। द गॉल्फ इज़ वेरी नैरो एट बैरी गाजा। क्या कह रहा है कि बैरी गाजा पे जो खाड़ी है बहुत ज़्यादा पतली है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो समंदर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे नेविगेट करना यानी अपने जो जहाज़ है उसको ठीक प्रकार से चलाना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। Ship had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king।
क्या कह रहा है, जो जहाज़ हैं उनको बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही अनुभवी जो स्थानीय फिशरमैन, जो स्थानीय मछुआरे हैं, उनके द्वारा चलाया जाता था, जिनको कि राजा एम्प्लॉय करता था। द इम्पोर्ट इनटू द बैरीगज़ा वर वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपेज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। क्या कह रहा है कि भाई जो इम्पोर्ट होता था बैरी गाज़ा में, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो माल आता था बैरी गाज़ा में वो होता था वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपेज, कपड़े हो गए, सोना चांदी के सिक्के, ये सब आते थे। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस, आइवरी, आगेट, एक सेकंड रुकिए, आगेट, कार्निलियंस, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। क्या कह रहा है कि भाई जो एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, उसमें हमारे हिमालयाज़ के जो प्लांट होते थे वो होते थे, आइवरी होता था, अगाते होते थे, कार्मेलियन होता था, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम, इन सब का एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। स्पेशल गिफ्ट वर बॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग। खास प्रकार के तोहफे राजा के लिए जो व्यापारी हैं वो लाया करते थे। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, इनमें होते थे क्या, चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉय, गाता हुआ लड़का, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं, फाइन वाइन, अच्छी वाइन, एंड फाइन क्लोथ, और अच्छे कपड़े। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बैरी गाज़ा। क्या कह रहा है, बैरी गाज़ा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो भाई ये है इम्पोर्ट वाला और ये है आपका एक्सपोर्ट वाला, ठीक, बना डालो। अंडरलाइन एटलीस्ट टू थिंग्स दैट वर नॉट इन यूज ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम। दो ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करो जो कि हड़प्पन सभ्यता के दौरान जो कि यूज में नहीं थे, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ट्रेड एंड ट्रेडर्स। You have read about the northern black polished ware. This fine pottery, especially bowls and plates, were found in several archaeological sites throughout the subcontinent. क्या कह रहा है कि भाई आपने अभी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBPW के बारे में पढ़ा। ये जो बहुत ही कमाल की जो हमारी पॉटरी है, खासकर इसके जो हमारे बाउल्स थे और जो प्लेट्स थे, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं, यानी कि कई अलग अलग जगहों से ये मिले हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेस। आपको क्या लगता है ये उन जगहों पे कैसे पहुंचे। ट्रेडर्स मे हैव कैरीड देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर दे आर मेड। हो सकता है कि जो व्यापारी हैं वो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते, टू सेल देम टू अदर प्लेसेस, ताकि उनको दूसरी जगह पर बेच सकते। साउथ इंडियाज वर फेमस फॉर गोल्ड स्पाइस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन। जो साउथ इंडिया है वो सोने के लिए, मसालों के लिए, खास तौर पर पेपर यानी कि काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। जो काली मिर्च है वो रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की जाती थी। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। मतलब ये कह रहा है कि भाई रोमन एम्पायर के अंदर जो पेपर है उसको इतना ज़्यादा वैल्यू करते थे, इतना ज़्यादा कीमती मानते थे कि वो उस समय ब्लैक गोल्ड यानी कि सोने, काले सोने के नाम से जानी जाती थी। सो ट्रेडर्स कैरीड मच ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade as many Roman gold have been found in South India. क्या कह रहा है कि भाई इसीलिए जो व्यापारी हैं वो जहाज के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, कारवां के थ्रू, किसी भी तरीके से जो भी ये सामान है उसको कहाँ, रोमन लेके जाते थे। और हमें जो है वो साउथ इंडिया से कई सारे जो रोम के गोल्ड के कॉइन हैं वो भी मिले हैं। मतलब रोम के साथ में खूब व्यापार होता था इस टाइम पे। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया। कह रहा है कि क्या आप सोच सकते हो कि क्यों और कैसे ये भारत आया। तो कैसे आया होगा भाई, सीधी सी बात है, ये सोना कैसे आया। हमारे देश के जो व्यापारी थे उन्होंने यहाँ से जो भी कीमती चीज़ें हैं, हमारी मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई, मसाले हो गए, वो सब लेके गए, उसको रोम में बेचा, पैसा कमाया, पैसे को वापस अपने घर ले आया। इस तरीके से सोना आया होगा, और कैसा आया होगा। चलो जी, अ पोयम अबाउट ट्रेड, मतलब व्यापार के बारे में एक यहाँ पे पोयम है, और ये पोयम भी हमको कहाँ से मिलती है, जो संगम पोयम्स है उनमें से हमको मिल रही है। Here is one which describe good brought into Puraha, an important port of the East Coast. यहाँ पर ये जो कविता है ये हमारे उन सामानों की व्याख्या कर रही है जो कि पुराहा में लाए गए थे, जो कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईस्ट कोस्ट था। मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो बंदरगाह था हमारा, समुद्र तट, ईस्ट का जो समुद्र तट है उस पर। स्विफ्ट प्लांसिंग हॉर्स बाय सी इन शिप्स, बेल ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स,
gems and golds bought in Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas, and the corals from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the crop from the Kaveri. क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर आया है, क्या क्या आया है? स्विफ्ट ट्रांसिक horses बाय सी इन द शिप, जहाज़ों के अंदर स्विफ्ट यानी तेज चलने वाले क्या भाई घोड़े आए जा रहे हैं। बेल ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि कार यानी गाड़ी भर भर के काली मिर्च आई है। जेम्स और गोल्ड आए हैं जो कि कहाँ पैदा हुए हैं? हिमालय में पैदा हुए हैं। सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी आई है जो कि वेस्टर्न हिल में पैदा हुई है। मोती आए हैं जो कि सदर्न सी में पैदा हुए हैं। कोरल्स आए हैं जो कि ईस्टर्न ओशन से हैं। और गंगा और कावेरी जो नदियां हैं इनके किनारे उगी हुई फसलें यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो ये कविता टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, और भी है। फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से खाने का सामान आया है। पोट्री फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से पोट्री यानी कि जो बर्तन वर्तन होते हैं वो सब आए हैं, मिट्टी के बर्तन आए हैं। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट, साथ ही में और भी कई सारे रेयर और रिच सामान आए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन, व्हाट वुड दे हैव बीन यूज फॉर। ये कह रहे हैं ऊपर जो भी सामान है उसकी सूची बनाओ, तो आप ये आर्टिकल से बड़े आराम से बना सकते हो। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट, जो ट्रेडर जो व्यापारी थे उन्होंने कई सारे सी यानी समुद्री रास्तों को भी खोजा। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, इनमें से कुछ रास्ते कोस्ट यानी कि जो तट है उसके किनारे किनारे थे। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी को पार करते कई थे। बे ऑफ बंगाल को पार करते कई थे। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ द मानसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली, जहाँ पे जो सेलर हैं जो नाविक हैं वो मानसून की हवा का फ़ायदा उठाते ताकि वो काफ़ी तेज़ी से काफ़ी जल्दी से समंदर को पार कर सके। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। क्या कह रहा है कि अगर किसी को वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना होता, किसके मतलब हमारे देश के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर पहुँचना होता, कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से, तो वो जो साउथ वेस्ट की मानसून विंड है उसका सहारा लेते थे। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दीज लॉन्ग जर्नी। अच्छा, तुम हवा के सहारे आ रहे हो तो उसके लिए अच्छी शिप भी तो होनी चाहिए। अब भाई जहाज़ अच्छा होगा तभी तो वो हवा पर मतलब हवा के सहारे इतनी दूर तक सफ़र कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मजबूत जो जहाज़ होते थे वो भी बनाए जाते थे इन लंबे लंबे सफ़रों के लिए। न्यू किंगडम अलॉन्ग द कोस्ट, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। क्या कह रहा है कि जो सदर्न हाफ है, जो सदर्न मतलब दक्षिण का आधा हिस्सा है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, उस पर बहुत ही लंबी हमारी कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का किनारा है। एंड विथ हिल, और क्या है वहाँ पे हमारे पहाड़ हैं, प्लेट्यू पठार हैं। एंड रिवर वैली और गंगा कह रहा हूँ, नदियों की वैलीज़ हैं यानी नदियों की घाटियाँ हैं। अमंग्स द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज़ मोस्ट फर्टाइल। क्या कह रहा है? नदियों की जो ये घाटियां हैं इनमें जो कावेरी की घाटी है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। चीफ्स एंड द किंग हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। वो जो मुखिया और जो राजा होते थे जो कि इन कोस्ट को मतलब ये समुद्र के किनारे जो तट हैं इनको या फिर जो नदियों की घाटियां हैं इनको काबू करते थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाया करते थे। संगम पोइट मेंशन द मूवेंदर, संगम जो पोइट हैं इन्होंने मूवेंदर की चर्चा करी है। दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स, ये एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। यूज्ड फॉर द हेड ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिलीज, जो कि तीन जो रूलिंग परिवार थे उस टाइम के उनके हेड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वो कौन थे? चोलास, चेराज एंड पांड्यास। कौन थे ये? चोलास, चेराज एंड पांड्यास। और इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज़ होता था, तमिल वर्ड यूज़ होता था जिसको हम लोग मूवेंदर कहते हैं। who became powerful in the South India around 2300 years ago। और ये तीनों साउथ इंडिया में यही कोई 2300 साल पहले काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर। क्या कह रहा है कि भाई सभी मतलब ये जो तीनों हमारे जो मुखिया हैं इनके क्या होते थे? दो सेंटर ऑफ पावर होते थे, एक ज़मीन पर और एक समुद्र के तट पर। ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 6 में से 2 शहर बहुत ज़्यादा जरूरी थे। कौन कौन से थे? पुराहा और कावेरीपट्टनम ये थे। द पोर्ट ऑफ चोला, चोला के जो बंदरगाह हैं वो
मदुरई, मतलब मदुरई और चोला के जो बंदरगाह हैं वो, और जो पांड्यास की राजधानी है, ये इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। क्या कह रहे हैं कि जो चीफ, जो मुखिया होते थे, वो रेगुलर टैक्स यानी रेगुलर कर नहीं वसूलते थे, बल्कि लोगों से इनको गिफ्ट यानी कि तोहफे मिलते थे। मतलब ये लोगों से तोहफों की मांग करते थे, और जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से भी इनको तोहफे दिया करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन। क्या कह रहा है कि इन्होंने कई सारे मिलिट्री यानी कि इन्होंने कई सैन्य अभियान भी किए हैं, एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और जो आसपास के जो क्षेत्र होते, जो पड़ोसी क्षेत्र होते थे, उनसे ये ट्रिब्यूट भी लिया करते थे, यानी कि नजराना भी लिया करते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टेड। इनमें से ये कुछ धन अपने पास रखते थे, और बाकी जो भी बचा कुचा धन होता था वो अपने सपोर्टर्स के बीच में बांट दिया करते थे, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली। इनके सपोर्टर में कौन कौन होता था? इनके परिवार के सदस्य होते थे, सिपाही होते थे, और कवि होते थे। मैनी पोएट हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ्स। कई जो कवियों की जो कविता जो कि संगम कलेक्शन के अंदर मिलती है, उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं जो कि इन चीफ्स यानी कि इन मुखियाओं की बहुत तारीफ कर रही थी। हु ऑफन रिवॉर्डेड दैम विद प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट एंड फाइन क्लॉथ। और ये चीफ अक्सर इनको तोहफे में कीमती पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और बहुत ही अच्छे कपड़े दिया करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as Satavahanas became powerful in the Western India। क्या कह रहा है कि भाई यही कोई 2000 मतलब इस टाइम के 200 साल बाद में एक वंश है जिसको कि हम लोग सतावाहनास वंश के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतावाहनास वॉज गौतमी पुत्र। क्या कह रहा है कि भाई इनमें मतलब इस वंश के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था वो था गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। नाम भी तो कितने खतरनाक इन लोग के। गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी नाम है। We know about him from an inscription composed on the behalf of his mother गौतमी बालाश्री। क्या कह रहा है कि भाई हमें इसके यानी कि इस राजा के बारे में कहाँ से पता चलता है? एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो कि इसकी माँ के लिए तैयार किया गया था, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतावाहना रूलर वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पाथा। क्या कह रहा है कि भाई ये और उसके साथ में जो बाकी सतावाहनास के जो शासक थे वो दक्षिण पाथा में पढ़ रहा हूँ, दक्षिण पथ के क्या थे? लॉर्ड थे, यानी कि वो उस पर राज किया करते थे। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। ये क्या था? ये वो रास्ता था जो कि साउथ की तरफ यानी दक्षिण की ओर जाता था। विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम ऑफ द इंटायर सदर्न रीजन। और इसका इस्तेमाल यानी इस जो है दक्षिण पथ, इसका इस्तेमाल जो पूरा सदर्न रीजन है उसके लिए किया जाता था। मतलब इस नाम का इस्तेमाल पूरे सदर्न रीजन के लिए किया जाता था। ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न। उसने ईस्ट एरिया में मतलब जो हमारा पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पर अपनी सेना भेजी। वेस्ट एंड सदर्न कोस्ट, और साथ ही में उसने वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट पर भी अपनी सेनाओं को भेजा है। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल कोस्ट? आपको क्या लगता है कि वो कोस्ट यानी तट को क्यों काबू करना चाहता था? क्योंकि देखो भाई ये दक्षिण पथ पर इसने कब्जा जमा रखा है, ठीक है, उससे पैसा तो आता होगा, तो भाई इनको पता है कि व्यापार से कितना पैसा आता है। अब अगर ये कोस्ट यानी कि तटों पर भी अपना कब्जा कर लेते तो फिर भाई बहुत शक्तिशाली बनते कि नहीं बनते? बन जाते। चलो जी, अब इसके बाद में हमारा अगला है सिल्क रूट एंड खुशाना नाम का एक आर्टिकल, इसको पढ़ लेते हैं। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। क्या कह रहा है कि भाई कई ऐसे राजा थे जिन्होंने इस सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से को काबू करने की कोशिश करी। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्स, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अराउंड द रूट। क्या कह रहा है? ऐसा इसलिए हुआ, मतलब ऐसा ये राजा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको इस रूट पर जो भी व्यापारी आता जाता है, जो भी व्यापारी सफ़र करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, कर के रूप में, नजराने के रूप में, तोहफे के रूप में। इन रिटर्न उसके रिटर्न में ये क्या करते थे? दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर। वो जो व्यापारी है उसकी रक्षा करते थे। हु पास थ्रू दियर किंगडम, जो कि उनके राज्य से निकलता था। फ्रॉम अटैक्ड बाय रॉबर्स, मतलब ये कि लुटेरों से ये व्यापारियों की रक्षा करते थे।
क्या है इसका मतलब ये है इस पूरे का कि भाई कई सारे राजा हैं, उन्होंने सिल्क रूट के बहुत सारे एरिया पे काबू करने की कोशिश करी। क्यों करी? क्योंकि भाई इस रूट से जाने वाले जो भी व्यापारी थे वो इनको काफ़ी ज़्यादा कर, काफ़ी ज़्यादा नजराना, काफ़ी ज़्यादा तोहफा ये सब दिया करते थे, और उसके बदले में ये जो राजा हैं ये इन व्यापारियों की रक्षा करते थे लुटेरों से। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वॉज कुशाना। क्या कह रहा है कि भाई एक बहुत ही हमारा मशहूर एक शासक है जिसने कि सिल्क रूट पर काबू किया था, वो है कुशान। ठीक, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो, जिसने कि सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे 2000 साल पहले राज किया था। देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वर पेशवार एंड मथुरा। इसके जो दो बहुत ही कह सकते हो सेंटर ऑफ पावर थे, मतलब दो जो शहर थे जो कि इसके काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो कौन थे? वो पेशवार और मथुरा थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। इनके किंगडम यानी इनके राज्य के अंदर तक्षशिला भी थी। ड्यूरिंग देयर रूल, इनके राज के अंदर अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। क्या कह रहा है? इनके राज्य के समय एक कह सकते हो एक और सिल्क रूट का एक रास्ता था जो कि सिल्क रूट से लेकर मतलब सेंट्रल एशिया से होते होते कहाँ जाता? जो इंडस नदी है उसके समुद्र के किनारे तक जाता। फ्रॉम वेयर सिल्क वर्शिप्ड वेस्ट वर्ल्ड टू द रोमन एम्पायर, और वहाँ से जो सिल्क है जो रेशम है उसको रोमन एम्पायर में भेजा जाता था। तो ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बट क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। तो पहला है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगह आपको भरनी है। तो यह है ए, खाली जगह वॉज अ वर्ड यूज फॉर द लार्ज लैंड ओनर इन तमिल। तमिल में जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? तो वो होता था वेल्लार। क्या होता था? वेल्लार। ये लीजिए। अगला दिया है द ग्राम भोजका ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द। जो ग्राम भोजका है वो अपनी ज़मीन को किससे मतलब अपनी ज़मीन पर किससे काम करवाता था? तो इसका आंसर है दासा कर्मकारा से। अगला है प्लाउ मैन वर नोन एज। जो प्लाउ मैन है उनको तमिल में किस नाम से जाना जाता था? उनको उज्जवार कहते थे। इसके बाद लास्ट है मोस्ट गृहपतिज वर खाली जगह लैंड ओनर्स। ज़्यादातर जो गृहपति थे वो स्मॉलर यानी कि बहुत ही छोटे लैंड ओनर हुआ करते थे। चलो जी, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्रामा भोजका, व्हाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। क्या कह रहा है? ग्राम भोज जो है इसके आपको फंक्शंस बताने हैं और ये भी बताना है ये इतना शक्तिशाली क्यों होता था। तो ये है इसका आंसर। दे वर पावरफुल पीपल ऑफ द विलेज। वो गांव के शक्तिशाली लोग होते थे। वो कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द विलेजेस, जो कि गांव वालों से कर लेते थे। इन द नेम ऑफ किंग, राजा के नाम पे ये कर लिया करते थे, मतलब राजा के लिए ये लोग गांव वालों से कर लेते थे। एंड समटाइम दे फंक्शन एज अ जज एंड इन्फोर्सर, और कई बार ये लोग जज या फिर पुलिसमैन यानी कि न्यायाधीश या फिर पुलिस वाले के रूप में काम करते थे, फंक्शन करते थे। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटी। क्या कह रहा है? उन क्राफ्ट पर्सन की सूची बनाइए जो कि दोनों शहर और गांव में मौजूद होते होंगे। तो ये रहा भाई उसकी सूची। कौन होते होंगे? ब्लैक स्मिथ हो गए, वीवर हो गए, कारपेंटर हो गए, पॉटर हो गए इत्यादि। अब इसके बाद में हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है। तो पहला ये है पंच मार्क कॉइन थे, ये किसके बने होते थे? तो ये होते थे हमारे सिल्वर के। किसके? सिल्वर के। मथुरा वॉज एन इम्पोर्टेंट, मथुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? मथुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। ये इन दोनों का जो शेरनीस होते थे ये एसोसिएशन होते थे। किन के होते थे? ये एसोसिएशन होते थे क्राफ्ट पर्सन के। ठीक है, जो कि जो भी सामान है मतलब जो कच्चा माल है उसको लेते थे और बने हुए माल को बेचते थे व्यापारियों को। चलिए ये हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियन यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। क्या कह रहा है कि जो इतिहासकार हैं वो किस प्रकार के एविडेंस यानी किस प्रकार के जो सबूत हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ट्रेड मतलब व्यापार और व्यापार के जो रास्ते हैं उनका पता लगाने के लिए। तो देखिए हमारे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल लिटरेचर की ही चर्चा हुई है, तो आपको आंसर में सिर्फ यही लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द आयरन टूल शोन ऑन पेज 73 वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है कि भाई जो हमारे पेज 73 पे जो आयरन यानी लोहे के जो औजार हैं उनमें से कौन कौन एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए ये पहला पेज है और इसके अंदर एक कुल्हाड़ी थी, एक चिमटा था और आई थिंक एक हंसिया थी, ये तीनों थे। ठीक है, तो इसमें भाई हमारे चिमटा सीधी सी बात है खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी नहीं होगा, ज़रूरी होंगे तो क्या होंगे, कुल्हाड़ी होगी और जो हंसिया है वो होगी। ठीक है, अच्छा वॉट वुड दी अदर टूल हैव बिन यूज्ड फॉर, जो बाकी औजार हैं उनका क्या इस्तेमाल रहा होगा। तो यहाँ मैंने तीनों का इस्तेमाल लिख दिया है। जो आयरन टूल हमारे पेज 73 पे दिखाए हुए हैं वो कौन है, टोंग्स यानी कि वो हमारे चिमटे हैं, कुल्हाड़ी है और हंसिया है। सिकल का इस्तेमाल जो खेती बाड़ी है, जो फसल उसको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। एक्स यानी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल करते होंगे और जो टोंग है, जो चिमटे हैं, उसका इस्तेमाल जो लोहार है वो करता होगा। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटी मेंशन इन द लेसन। क्या कह रहा है कि भाई आपको अपने जो आपका जो क्षेत्र है, जो स्थानीय क्षेत्र है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी तुलना इस पार्ट के अंदर जिन चैप्टर का मेंशन है, सॉरी जिन सिटीज़ का मेंशन है, मैं चैप्टर कह रहा हूँ, जिन शहरों का मेंशन, जिन शहरों की चर्चा की गई है इन चैप्टर्स के अंदर, उनके ड्रेनेज सिस्टम से आपको क्या करनी है, अपने जो भी शहर या लोकेलिटी है उसके ड्रेनेज सिस्टम की आपको कंपैरिजन करना है। तो वो आप खुद से कर सकते हो। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू हैव सीन क्राफ्ट वर्क डिस्क्राइब इन द शॉर्ट पैराग्राफ व्हाट दे डू। अच्छा देखिए कह रहा है कि अगर आपने किसी क्राफ्ट पर्सन को काम करते हुए देखा है तो शॉर्ट में समझाओ कि वो क्या काम करते हैं, और आप उसके लिए मतलब पूरा बता सकते हो कि वो कच्चा माल कहाँ से लाते हैं, कैसे उस सामान को तैयार करते हैं, ये सब आप इसमें बता सकते हो। तो ये आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द फंक्शन परफॉर्म बाय द मैन एंड वुमेन हु लिव इन योर सिटी और विलेज। क्या कह रहा है, आपके गांव या शहर में रहने वाले स्त्री पुरुष द्वारा जो भी काम किया जाता है वो आपको बताना है। इन व्हाट वे आर दी सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय द पीपल हु लिव इन मथुरा, और ये किन तरीक़ों से मथुरा में रहने वाले, उस टाइम पे मथुरा पे रहने वाले लोगों के काम से सामान्य है। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई आपको इस टाइम के काम और जो पुराने टाइम का जो मथुरा है उसके काम के बीच में तुलना यानी कंपैरिजन करना है। तो भाई ये आप अपने गांव शहर के हिसाब से देख के कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 5 थिंग दैट यू बाय फ्रॉम मार्केट। क्या कह रहा है, 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो कि आप मंडी से खरीदते हो। विच ऑफ दीज आर मेड इन सिटीज़, इनमें से कौन सी शहर या गांव में बनी है जहां पर आप रहते हो। एंड विच आर बॉट बाय द ट्रेडर फ्रॉम अदर एरिया, और कौन से जो व्यापारी हैं उनके द्वारा लाई गई हैं। तो भाई देखो मैं तो शहर में रहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाहर की होती हैं। शहर में आप लोग जानते हो शहर में खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि बाहर से जो भी चीज़ बनती है वो शहर में आती है और उसी से जो शहर के लोग हैं वो अपनी नीड्स यानी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैंने आपको समझा दिया है, तो इसी के साथ में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अभी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।